हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं। अब जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स बचे हैं उनके हमने करने हैं कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बेसिक नेचर। ये हमें देखना है ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स में। हमने इससे पहले देखा था ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स में, हमने सबसे पहले इसमें देखा था अबाउट द बॉन्ड एंगल, और उसके बाद हमने इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखा था। हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये देखा था हमने। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। डाउन द ग्रुप जो है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है, ये हम देखेंगे। इसके पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अमंगस्ट हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 ओनली NH3 इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर क्या होगा सॉल्युबिलिटी का डाउन द ग्रुप। तो सिर्फ ग्रुप 15 में अमोनिया ही है जो वाटर सॉल्युबल है, बाकी नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो इसका रीज़न यही होगा क्योंकि जो भी सॉल्युबल होता है उसका फर्स्ट रीज़न हमेशा यही रहता है, सभी में यही रहता है कि वो क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, तभी वो क्या होगा, तभी वाटर सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में आपको दिखाई दे रहा होगा N है, यानी कि नाइट्रोजन, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है। फोनकल ऑर्डर जो है हमारा उसमें आता है N। और जो इसके पास एलिमेंट है ग्रुप की, इसके ग्रुप में जो एलिमेंट है वो उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है। उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मगर वो ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में कंपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पास अमोनिया है ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। देखिए कैसे बनाएगा अमोनिया बॉन्ड। ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वाटर में सॉल्युबल होने के लिए तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए, है ना। तो वाटर, देखिए यहाँ पर वाटर है ये, और ये हमारे पास अमोनिया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली, तो ऑक्सीजन जो है इसके नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे जो N है ये 3 नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, अब ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से किसी भी हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड बना देगा तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या बना लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है रीज़न क्यों इसने सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बनाया है, ये नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता था, बट क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसीलिए ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यही रीज़न है इसका। This is because ammonia has tendency to form hydrogen bond with water molecules. बस सिंपल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे कि इसका नाम है थर्मल यानी कि हीट, और स्टेबिलिटी से तो आप समझ रहे होंगे कि स्टेबल होने की टेंडेंसी को बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे सिंपली थर्मल एबिलिटी का, यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हीट प्रोवाइड करने के बाद भी अगर वो स्टेबल रहता है या नहीं रहता है, इस चीज़ का हमें ऑर्डर देखना है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स में, ठीक है। तो अगर हम इसका बनाएं डाउन द ग्रुप, हमेशा हमें लिखते रहना चाहिए बिकॉज यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाती है। NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। डाउन द ग्रुप देखिए क्या हो रहा होगा अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि कोई भी स्टेबल कैसे होगा, अगर उसकी बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रांग होगी, है ना। जिसका बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ही थर्मल यानी कि हीट प्रोवाइड कराने पर स्टेबल रहेगा। तो हमें बस ये देखना है कि किसकी बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि बॉन्ड किसके स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सभी सभी एक ही चीज़ से बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैरामीटर तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो सभी सभी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हम नहीं देख सकते हैं कि हमें कैसे इन सभी में से कंपेयर करना पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड लेंथ सभी की, ठीक है। जिसकी बॉन्ड लेंथ अगर हमने देखी है, आपने समझा होगा कि पहले बॉन्ड लेंथ अगर हम किसी की देख रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी बड़ी होती है वो उतनी आसानी से टूट जाता है, बट जिसकी जितनी छोटी होती है वो उतना स्ट्रांग होता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप इसे कंपेयर करें किसी एक चौक से, ठीक है, ये अगर एक चौक है और चौक को अगर आप ब्रेक करेंगे, अगर वो बड़ी चौक है तो वो आराम से टूट जाएगी, मगर वो अगर छोटी चौक है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी टूटने में, है ना, ऐसा होता है। तो आपको ऐसे कंपेयर करना है जब भी आपको बॉन्ड लेंथ के
रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आपको बस एक चौक लेनी है, चौक से सोचना है कि जितनी बड़ी चौक होगी वो आराम से टूटेगी, जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा उसमें हमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी का मतलब है यहाँ पर हीट से। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एन, और क्योंकि जितना जैसे एन है, एन का साइज़ छोटा है तो उसकी जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन से वो भी छोटा होगा। और फिर अगर फॉस्फोरस पे जाएँ तो इसका थोड़ा बड़ा होगा कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से। फिर उसके बाद आर्सेनिक में थोड़ा और बड़ा होगा, फिर एंटीमनी थोड़ा और बड़ा, और बिस्मिथ में और बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा इनफैक्ट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, मैंने आपको बोला बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने से क्या होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना कम ताकतवर होगा, स्ट्रेंथ इसकी उतनी कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब जो मेन था, अब देखिए आपको इतने समझ में आ गया कि डाउन द ग्रुप जो है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है उसे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करने में वो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। थर्मल अगर हमने हीट प्रोवाइड कराई है तो वो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी बहुत कम होगी। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो आप ये लिखेंगे डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो यानी कि नीचे जाते हुए यहाँ पर क्या होगा, हीट प्रोवाइड करने से इनके बॉन्ड जो होंगे टूट जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जाएंगे आगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिस हम जानते हैं, ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि OH होता है उनमें, तो वो बेसिस होते हैं। एसिड्स में H आयन होता है तो इसीलिए वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक नेचर जो होता है, अगर हम हाइड्रोजन आयन की टर्म्स में अगर पढ़ते हैं तब हम क्या बोलते हैं, देखिए आप ऐसे सोचिए कि बेस के पास जो है उसके पास OH होते हैं, बहुत सारे OH होते हैं, तो उसके पास H आयन नहीं होते हैं। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी वो किसी से मांगेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा किसी से, है ना। तो यहाँ पर अगर बेस की बात कर रहे हैं तो बेस में क्या करेगा, बेसेस जो भी होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगे। और उसी तरह अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड्स के बाद बहुत सारा H आयन है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, लूज़ करेंगे हाइड्रोजन आयन को। तो ये बात हमेशा पता होनी चाहिए, बेस क्या करते हैं, एसिड्स क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो बेसेस हमेशा एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन को। तो हम अगर देखेंगे कि ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप कौन सबसे पहले या कौन सबसे जल्दी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एक्सेप्ट अगर कोई कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए उसके पास, जिससे कि वो क्या करे, H आयन को एक्सेप्ट करे। तो देखते हैं इसकी हाइड्राइड्स में कि सबसे पहले कौन H आयन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड्स। अब हम एक बात सभी में जानते हैं कि सभी के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इतनी बात तो जानते हैं। ये भी बात हम जानते हैं 5 में से जो 3 हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, बच के इनके पास एक लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं, यानी कि खाली इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोन पेयर्स। तो सभी के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं। तो यानी कि मैंने आपको बोला था जैसे कि अगर सभी के पास लोन पेयर्स हो या फिर कुछ नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि हम कहें कि H आयन को वो एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ पर देखिए N से लेकर के बिस्मिथ तक सभी में लोन पेयर है। तो यहाँ पर जो सबके सब हैं वो H आयन को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब के सब क्या होंगे, बेसेस होंगे। अमोनिया तो हम जानते हैं बेस है ना। तो ये सब के सब कैसे होंगे, ये इनके बेसिक नेचर को बता रहा है कि ये सब के सब बेसिक हैं क्योंकि ये H आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें इसी का क्वेश्चन करेंगे कि सारी की सारी ग्रुप 15 एलिमेंट्स बेसिक क्यों होते हैं, इनकी हाइड्राइड्स क्यों बेसिक होती है। तो क्वेश्चन है वाई हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक। तो क्यों बेसिक है, क्योंकि उनके पास जो सेंट्रल एटम है, यानी कि हमारे पास जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सभी के पास सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इनके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, और इसीलिए ये क्या है, बेसिक कहलाते हैं। सो दिस इज बिकॉज देयर सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की इनके पास टेंडेंसी है क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, लोन पेयर है सभी के पास। ठीक है, तो कभी भी आपको
बेस का देखना है तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिससे कि वो एच को एक्सेप्ट, जिसके पास कमी होगी है ना, इसके पास एच की कमी होगी तो उसे वही एक्सेप्ट करेगा एच को। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, विच आउट ऑफ अमोनिया एंड फॉस्फीन PH3 इज मोर बेसिक एंड वाई। तो NH3 और PH3 में हमेशा एक रहता है कन्फ्लिक्ट कि उल्टा रहता है ट्रेंड, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से अमोनिया है और यहाँ पे फॉस्फीन है, तो इनमें से बेसिक कौन होगा। वैसे तो आपने पहले ही गैस कर लिया होगा, इसका आंसर अमोनिया है, बट इसका रीज़न भी बताने चाहिए, है ना। तो अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बट इसका रीज़न ये है कि जो अमोनिया है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, अगर हम अमोनिया और फॉस्फीन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा आपके पास फॉस्फीन, और ये इसके पास हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन है ना, इसके भी हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक लोन पेयर्स है ना। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सब कुछ तो सेम है, लोन पेयर भी दोनों के पास एक एक है, तीन तीन हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट क्या है, फिर से वही डिफरेंस आएगा यहाँ पे। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, अलग अलग है। नाइट्रोजन की कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में जाना जाता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा चीज़ों को, यानी कि एच को उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा, है ना। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या होगा, ज़्यादा प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होगा, हमारा नाइट्रोजन होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ आपको कि हमेशा ये देखना है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। एक और चीज़ हमें हमेशा देखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात। देखिए पहली बात तो सबसे पहले आपको सभी में देखना होगा कि लोन पेयर्स हैं या फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो सेम है, उसके अलावा जो है जो डिफरेंस आएगा वो होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलग अलग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेंड अलग हो जाएगा। तो यही रीज़न है यहाँ पर, सिंपल सा। अब हम देखेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, हम रिडक्शन जानते हैं कि रिडक्शन जो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें, और अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म्स में देखते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तब रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है अब हमें देखना है हाइड्रोजन के फॉर्म में। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है इज अ टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी को हम उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है अभी हमने देखना है हाइड्राइड्स में, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स का क्या सीक्वेंस रहता है। जैसे हमारे पास है अमोनिया, फिर हमारे पास फॉस्फीन है, आर्सिन, ठीक है, सबीन और बिस्मथीन। ठीक है, डाउन द ग्रुप यहाँ पर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पे बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, है ना। इतनी बात हमने पढ़ी ही। वही इससे अभी हमें रिलेट करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन जो है उसको लूज़ करेगा सबसे पहले। तो लूज़ भी तो वही करेगा जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। जिसका बॉन्ड जितना लंबा होगा वो उतनी जल्दी आराम से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा और वही अपना हाइड्रोजन लूज़ कर देगा। ठीक है, तो इतनी बात सिंपल सी थी। हमने वही चीज़ लिखनी है यहाँ पर भी। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है यहाँ पे, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी रीज़न हम लिखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा उसका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा, सोचिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा हो जाएगा। डाउन द ग्रुप अगर ये थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा,
जल्दी से लूज हो जाएगा हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है जिसका बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना ज़्यादा वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करेगा, यानी कि उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे आगे, तब हम इसका रीज़न पढ़ेंगे। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन फॉस्फीन PH3 बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इज हाइयर देन दैट ऑन फॉस्फेट एटम। तो नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। उसके पास ज़्यादा एबिलिटी होगी, ज़्यादा उसके पास इजीली जो भी है, कोई भी हमारे पास एचाइन है, एचाइन अगर आ रहा है तो उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी है तो वो आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है दैट ऑन फॉस्फेट एटम ड्यू टू हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। ओके, सो देयरफॉर मैंने आपके लिए फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे छोड़ रखा है, तो आपको फिल इन करना है। यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर ऑन नाइट्रोजन इज मोर इजीली अवेलेबल। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, therefore lone pair of electron on nitrogen atom is more easily available for the upcoming hydrogen atom। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, therefore lone pair of electrons on nitrogen is more easily available। किसके लिए अवेलेबल होंगे, जो भी एचाइन आने वाला होगा उसके लिए। और जितना ज़्यादा एचाइन को ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड बेसिक होगा, इसलिए अमोनिया यहाँ पे ज़्यादा बेसिक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.